हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो अब आप पौधे देखेंगे, ये बैंगन के पौधे देखेंगे और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी शाइनिंग के साथ खूब बड़े लॉन्ग ब्रिंजल, और उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो गोल ब्रिंजल भी बहुत अच्छी तादाद में दोस्तों मेरे टेरिस गार्डन के अंदर लगे हुए हैं। साथ ही दोस्तों, ये जितने भी बैंगन के पौधे हैं, ये 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग है उनके अंदर लगे हुए हैं और एक बहुत ही अच्छा उत्पादन मुझे कंटिन्यू रूप से दिए जा रहे हैं। अब मार्केट से जो हम बैंगन खरीदते हैं, उसके अंदर जो इतनी अच्छी चमक हमें दिखाई देती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, बोरान है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होते हैं, उनका इस्तेमाल रासायनिक रूप से किया जाता है, साथ ही स्प्रे के रूप में भी किया जाता है। लेकिन इसके उलट आप देख सकते हैं, मेरे टेरेस गार्डन में गुच्छे गुच्छे में आपको बैंगन दिखाई दे रहे हैं और सभी बैंगन के अंदर ही वैसी चमक है जैसे कि आप मार्केट में देखने को मिलती है। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर बैंगन का पौधा लगा रखा है, चाहे गमले में है, ग्रो बैग में है या फिर ज़मीन पर है, तो उन्हें काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बैंगन का पौधा हम लगाते हैं तो कई बार क्या देखने को मिलता है कि वह ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसी तरह जब वह ग्रोथ करना शुरू करता है तो उसमें काफ़ी तरह के वायरस या डिजीज़ का अटैक होना शुरू हो जाता है और पौधा जो है एक्चुअली मृतप्राय होने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन इसके उलट आप देख सकते हैं, मेरे यहाँ पर जो छोटे बैंगन के पौधे भी हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी ग्रीनरी के साथ लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और साथ में कहीं-कहीं पर आपको फूल भी दिखाई देंगे, तो कहीं-कहीं पर छोटे-छोटे बैंगन भी लगे दिखाई देंगे। आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ कि हम बैंगन के पौधे से एक अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से कैसे ले सकते हैं। साथ में बैंगन की कुछ मैं आपको देखभाल भी बताऊँगा, के टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो निसंदेह जिस तरह मेरे यहाँ पर बैंगन के पौधे में, छोटे-छोटे बैंगन के पौधों में अच्छे फल-फूल आ रहे हैं, तो आपके यहाँ भी इतनी अच्छी बैंगन के उत्पादन की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूँ मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करें, वह तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। बैंगन के पौधे की अच्छी ग्रोथ और साथ में बढ़िया उत्पादन लेने के लिए दोस्तों हमें चलना होगा कुछ समय पीछे, जब हम बैंगन के पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग मजबूत तभी रह सकती है जब उसकी नींव मजबूती से भरी गई हो। तो जब हम बैंगन के पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए होता है। पहली चीज़ क्या हो जाती है कि एक उपजाऊ और पोरस मिट्टी बनाकर हम बैंगन के पौधे को ट्रांसप्लांट करें। मैं क्या करता हूँ, जब पुरानी फसल हो जाती है उसको निकाल देते हैं, तो जो मिट्टी बची हुई रहती है उसको कम से कम 5-6 दिन धूप में सुखाता हूँ। धूप में इसलिए सुखाया जाता है कि उसके अंदर काफ़ी हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। साथ में जब हम पौध को ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या होता है, जो पुरानी फसल के रूट्स के अवशेष रहते हैं, जड़ें जो नीचे रहती है मिट्टी के अंदर, वो धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होना शुरू होती है। तो एक मेन वजह ये हो जाती है कि हमारा पौधा जब ग्रोथ नहीं कर पाता, वो इस वजह से नहीं कर पाता कि जब वो नीचे रूट्स डिकम्पोज़ होना शुरू हो रही है मिट्टी के अंदर, तो उसके अंदर काफ़ी हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, साथ में वो कुछ गैसें भी रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या है, जो नीचे हमारी कोमल रूट्स रहती है, वो डैमेज होती है, उससे संक्रमित होना शुरू हो जाती है। जिससे क्या पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि इस मिट्टी को, जो पुरानी मिट्टी होती है, उसको कम से कम 6-7 दिन धूप में पूर्ण से सुखाएँ और जब सूख जाती है, तो उसके अंदर मैं मिलाता हूँ दोस्तों फुली डिकम्पोज़ जो गोबर की खाद होती है। आप गाय का गोबर भी ले सकते हैं या भैंस का गोबर भी ले सकते हैं। कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए होता है, जो कि थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का ब्लैक कलर में होना शुरू हो जाता है। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। दोनों के अंदर ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी चाहिए होती है। इसके अलावा जैसे आयरन है, जस्ता है, ये भी काफ़ी चीज़ें, सल्फर है, बोरान है, थोड़ी-थोड़ी सूक्ष्म मात्रा में ये सब चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है। तो मैं इसके अंदर 30% करीब ये मिलाता हूँ। साथ ही 10% के रेशो के अंदर इस मिट्टी को और भी ज़्यादा रिचार्जेबल, पावरफुल बनाने के लिए क्या करता हूँ कि जो वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, साथ में कुछ खनिज जैसे भुजा हुआ चूना हो गया, जिप्सम हो गया, मुल्तानी मिट्टी होगी, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर समावेश करता हूँ। लास्ट जो 10% रह जाता है, इसको 100% कंप्लीट करने के लिए, उसके अंदर मैं जो स्टोन डस्ट होती है, जो रिवर सैंड होती है, जो मकान बनाने के काम में जो बजरी लेती है, जैसे दीवार चिनाई की होती है ना, वो बजरी आती है जो थोड़ी मोटी हल्की, वह वाली मिलाता हूँ। उससे क्या होता है कि हम लगातार जब पानी डालते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे सभी गमले की मिट्टी कितनी भुरभुरी बनी हुई है और पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ करने लग रहे हैं चारों तरफ। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी जब लगातार पानी डलता है, तो नीचे गमले की मिट्टी है वो टाइट नहीं होती है, क्योंकि जो बजरी होती है वो मिट्टी के कण को आपस में चिपकने नहीं देगी, जिससे क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और भुरभुरी मिट्टी बनी रहेगी तो रूट्स बहुत तेजी से फैलेगी। और रूट जितने तेजी से फैलना शुरू होगी, बैंगन का पौधा उतनी तेजी से अपनी विकास करना शुरू करता है। आप देख सकते हैं कितने बड़े रुख में आ रहे हैं। ये देखिए फूल भी इसके अंदर आने शुरू हो गए। सेकंड दोस्तों, बैंगन का पौधा जितना तेजी से अपने आप विकास करता है, उतनी तेजी से उसके अंदर काफी तरह की डिजीज आना शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे जो नॉर्मल कॉमन मानी जाती है वह लीफ कर्ल वायरस, पत्ता मरोड़ रोग जिसे कहते हैं। साथ ही इसके अलावा थ्रिप्स एंड माइट का अटैक भी होना शुरू हो जाता है, मोज़ेक वायरस का भी अटैक आना शुरू हो जाता है और भी काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे फल छेदक, तना छेदक कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट आप देख सकते हैं मेरे बैंगन के जितने भी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी पौधे कितने हेल्दी हैं और उसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी डिजीज़ नहीं दिखाई दे रही होगी। सामने फूल भी एक अच्छी मात्रा में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि शाम के वक़्त, आप दिन में या सुबह ना करें, शाम के वक़्त जो नीम ऑयल होता है या जो हल्दी होती है अपने घर के अंदर, उसका स्प्रे प्लांट के ऊपर हर 10 से 15 दिन में एक बार कर दें, तो इस तरह के वायरस से बचा रहेगा। करना क्या चाहिए होता है आपको, जैसे नीम ऑयल होता है,
तो उसको 1 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 ml मिलाना है उसकी बूंद को, और तेल होने की वजह से क्या है वो पानी में नहीं घुल पाएगा। तो उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए थोड़ा-सा चुटकी भर सर्फ़ आप ले लीजिए और उसमें मिलाइए और अच्छी तरह से बोतल में मिलाकर, हिलाकर फिर पूर्ण रूप से तमाम पौधों के ऊपर आप शाम के वक़्त स्प्रे करें। शाम के वक़्त स्प्रे करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि पत्ते उसको अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह के वायरस और डिजीज़ से हमारे पत्ते जो प्लांट होता है वो काफ़ी दूर रहता है और अपनी हेल्थ को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर प्लांट के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ नहीं दिखाई देगी। खूब अच्छे छोटे-छोटे पत्ते हैं जो 12 बाई 12 के ग्रो बैग में जितने भी लगे हुए हैं और अच्छी मात्रा में दोस्तों फूल भी आना शुरू हो चुके हैं और बैंगन भी दोस्तों यहाँ सेट होना शुरू हो गए हैं। बैंगन के पौधे से इतने अच्छे रुख में लगातार उत्पादन लेने के लिए दोस्तों जब हमारा बैंगन का पौधा करीब-करीब 40 से 50 दिन का हो जाता है, तब मैं करता हूँ 2 तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल। पहली चीज़ जो इसमें डालने वाला हूँ दोस्तों, देखिए आपको जो ब्लैक कलर के कुछ दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस भी होता है कुछ सूक्ष्म मात्रा में, और सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है पोटेशियम की पाई जाती है। इस वक्त हमारे प्लांट को, जब प्लांट करीब-करीब 40-50 दिन का हो जाता है, तो हमें जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है उसको रोक देना चाहिए होता है या फिर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए होता है। कारण क्या होता है, पौधा ग्रोथ करेगा अपनी ज़्यादा, इतने छोटे-छोटे पत्ते लेकर आएगा, नई-नई ब्रांचें लेकर आएगा, फल-फूलों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। तो हमें जब इस वक्त 40-50 दिन का हो जाता है, तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है उसकी मात्रा बहुत ही सूक्ष्म कर देनी चाहिए होती है। इस तरह की मात्रा वाला, जिसके अंदर पोटेशियम हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, इस तरह का जो फर्टिलाइज़र होता है, वह हमें प्लांट को देना चाहिए होता है, ताकि जो जड़ें मजबूत बने, पत्तियाँ और स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, चमकदार रहे, और अलावा इसके ज़्यादा ज़्यादा फल और फूल आने की क्षमता दिखाए पौधा। यह मिट्टी की जो संरचना होती है उसको सुधार कर उसमें नमी बनाए रखता है, मिट्टी की उर्वरकता जो क्षमता होती है उसको बना के रखता है। एक्चुअली दोस्तों ये है केले के छिलके, जो केले हम घर में खा लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, मैं उनको फेंकता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस तरह देखिए, इनको धूप में पूर्ण से सुखा लेता हूँ। अब ये सूख चुके हैं बिल्कुल। सूखने के बाद क्या होता है कि आप इसको बिल्कुल बारीक इस तरह बारीक कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी इसको पीस के बिल्कुल पाउडर-नुमा कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और डालने वाला हूँ दोस्तों। दूसरी चीज़ जो इसमें मिलाने वाला हूँ दोस्तों, ये देखिए। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। इसके अंदर भी नाइट्रोजन युक्त कोई भी चीज़ फर्टिलाइज़र होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बिल्कुल 0 पाई जाती है। इसको डालने से क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें मजबूत बनती है और पौधे में अच्छी ग्रीनरी भी आती है। ग्रीनरी आने के साथ-साथ क्या है कि समय पर फूल लाने की क्षमता दिखाते हैं, साथ में फल में भी कन्वर्ट होते हैं। इसी के अलावा इसके अलावा क्या काम करता है, जो मिट्टी का एसिड लेवल होता है उसको कंट्रोल में करता है, मिट्टी के जो पीएच मान होता है उसको बिल्कुल लेवल में लेकर आता है। साथ ही घोंघे और जो चींटियाँ होनी शुरू हो जाती है, उनको भी दोस्तों नहीं आता आने देती है। साथ ही दोस्तों मिट्टी में जो फंगस लगने की संभावना हो जाती है या रूट गलन की संभावना हो जाती है, तो इस तरह की संभावना से को भी ये रोकती है। यह है दोस्तों एक्चुअली वुडन एश, लकड़ी की राख, ठोस लकड़ी होती है उसकी राख होती है। आप चाहे तो उपले की राख भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी राख ले सकते हैं। उपले की राख को मैं थोड़ा कम डालता हूँ। वुडन एश होती है, इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादा करता हूँ, जो ठोस लकड़ी होती है। लकड़ी लेनी भी कौन-सी चाहिए होती है हमें, जिस पे ना तो कभी पेंट किया गया हो, ना ही कभी कोई केमिकल में डूबी हुई हो। बिल्कुल ड्राई सूखी लकड़ी लें, उससे जलाएँ, जलाने के बाद ठोस लकड़ी होती है वो, ये नहीं कोई घास-फूस आप जलाकर फिर उसको डालें, मैं उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं ठोस लकड़ी को जलाता हूँ, जलाने के बाद कोयले उसके जो बच जाते हैं वो अलग हो जाते हैं, इस तरह के छोटे-मोटे टुकड़े रहते हैं वो चल जाते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे वाले। इस राख को हमने लेना है और प्लांट के ऊपर अप्लाई करना है। अब करना कैसे है, कितनी मात्रा में करना है, ये भी मैं दोस्तों बताने वाला हूँ। इन दोनों को अप्लाई करने से पहले दोस्तों हमें प्लांट की हल्की-हल्की गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। गुड़ाई करने से हमें डबल बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो रूट्स को फैलने का अच्छा मौका मिलता है, दूसरा जो नीचे कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होता है गीली मिट्टी में, तो वो क्या ऊपर आता है, धूप के संपर्क में आने पर दोस्तों खत्म हो जाता है। तो हमें करना क्या है, करीब-करीब आधा चम्मच ये लेना है राख को और इसको मिट्टी में डाल देना है, इस तरह। इसी के साथ ही करीब-करीब 10 ग्राम के करीब ये केले के छिलके लेने हैं, ये भी हमने इसमें मिट्टी में दोस्तों एक साइड में कहीं डाल देने हैं, गमले में, और अच्छी तरह मिट्टी के अंदर पूर्ण रूप से मिला देना है। मिलाने के बाद दोस्तों अगर मिट्टी आपकी गीली है और बारिश का मौसम चल रहा है तो आप पानी देने से बचें, नहीं तो प्लांट में आपको पानी देना चाहिए होता है, इतना पानी देना है कि ड्रेनेज सिस्टम से बाहर ना निकले, नहीं तो इनके जो पोषक तत्व होते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकलने की संभावना बनी रहती है। समय पर अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पौधा फूलों से भरना शुरू हो जाता है। देखिए, गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही आप देखेंगे कि फल के अंदर भी फूल कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।